जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं जो भी क्लासेस ले रहा था उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज से नई तरीके से आप लोगों के लिए और बेहतर आपका प्रिपरेशन हो सके उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आ रहा हूँ। ये पूरा पूरा अध्यायवार रहेगा और ये एक बुक पे बेस्ड है। वो बुक मार्केट में मिलता है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, ये आर्यन पब्लिकेशन का है। ठीक है, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ये एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। आप चाहे जेएसएससी के एग्जाम में बैठें या जेपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठें, आप सभी को पता है झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं और इन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, मैंने एक एपिसोड डाला था इससे रिलेटेड जिसमें मैंने बताया था भूमि संबंधी कानून। ठीक है, इस भूमि संबंधी कानून में मैंने आप सभी को सीएनटी एक्ट का लगभग 25-26 क्वेश्चन बताया था। उसके आगे का पोर्शन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो तैयार रहिए और मेरे साथ मेरे वीडियो में जुड़ जाइए। इसको लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो झारखंड के स्टूडेंट को बहुत भला होगा। आप सभी को पता है, मेरा तो होगा ही। ठीक है, तो चलिए, झारखंड में भूमि संबंधी कानून में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें से क्या क्या ज़रूरत है आप सभी को मालूम है। उसमें सबसे पहले आता है सीएनटी। ठीक है, सीएनटी। उसके बाद यहाँ पर देखिए एसपीटी लिखा हुआ है, एसपीटी। ठीक है, उसके बाद ये पेशा कानून हो गया। यानी कि 3 ये कानून जो है हम लोगों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से लगभग आप समझिए 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन तो इधर जनरल क्वेश्चन बन जाता है झारखंड में भूमि संबंधी कानून से। आज का जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 27 से ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में आप सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेशन लाया था वो वहाँ पर कंप्लीट था उतना तक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सीएनटी एक्ट की धारा 46(3) का, ठीक है, के तहत किसी जोत या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसे वाद जिनमें एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तो ऐसे वादों में आवश्यक पक्षकार कौन होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीएनटी एक्ट में बेसिकली अगर ऑप्शंस आपके पास है, जैसे यहाँ उपायुक्त है, राज्य सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, अंचलाधिकारी है, तो उसमें कहीं ना कहीं 99% आंसर जो होना है वो उपायुक्त होना है, और यहाँ का भी आंसर जो है उपायुक्त ही है। तो ऐसे वाद जहाँ पर एक पक्षकार में अनुसूचित जनजाति है और दूसरे में अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तो ऐसे वादों में उपायुक्त का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28, सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शंस है धारा 46(3) का, धारा 46, धारा 47 और धारा 48। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नहीं किया जाता तो किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायालय ऐसा कब नहीं करेगा, तो वो कौन सा धारा होगा सीएनटी एक्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा सी, यानी कि धारा सी बोल रहे हैं, ऑप्शन सी और धारा 47। ये क्या कहता है, धारा 47 कहता है दोस्तों कि अगर न्यायालय को आदेश पारित करना है विक्रय के लिए जमीन का, तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली हेतु। ठीक है, उसके लिए न्यायालय ये आदेश दे सकता है। दूसरा है किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली हेतु।
राइट। तीसरा है बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन अगर किसी बात का वाद है तो उसमें न्यायालय उसमें आदेश पारित कर सकता है जमीन की बिक्री के लिए। तो देखिए इसमें धारा भी याद रखिएगा और क्या लिखा हुआ ये भी याद रखिएगा। और न्यायालय यहाँ पर तो किसी आदेश को पारित नहीं कर सकता है, लेकिन ये अगर 3 कंडीशन होता है तो वो आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय किसी भूहरी भूधृति के अधिकार के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। तो इसके पहले देखे थे किसी रैयत का भूमि को वो विक्रय हेतु आदेश पारित नहीं कर सकता है, वो 47 धारा था। अब यहाँ पर भूहरी भूधृति का पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसमें जो स्टार्ट है भूहरी भूधृति का वो धारा 48 से ही स्टार्ट है। तो आंसर तो इसका 48 का क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 का क इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूहरी भूधृति के अधिकार के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं करेगा, और ये है धारा 48 का क। तो देखिए इसमें व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 48 क में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय किसी हरी भूधृति के अधिकार के विक्रय हेतु आदेश पारित नहीं कर सकेगा। धारा 48 के तहत भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है। भूहरी भूधृति को आप मतलब अंतरित नहीं कर सकते। धारा 50 के तहत भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत के अर्जन का प्रावधान है। क्लियर है, धारा 50 के तहत जो है भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत के अर्जन का प्रावधान है, वहाँ पर धारा 50 आएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग धारा 30। देखिए ये सब का व्याख्यान या फिर एक्सप्लेनेशन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से चाहिए तो मेरे द्वारा जो भी सीएनटी एक्ट के बारे में पढ़ाया गया चैप्टर्स है उसको आप देखिए जरूर। ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सारे धाराओं के बारे में मैंने एक एक करके चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 53 के तहत लगान का भुगतान माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा किसके माध्यम से किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा प्रावधान किया हुआ था, पहले ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी तो उसके बेस पे कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए थे। ठीक है, उस टाइम आप अगर लगान का भुगतान करना चाहते हैं तो कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा कर सकते थे। तो इसका आदेश कौन देगा। ठीक है, तो इसका आदेश आप सभी को पता है हमारे सीएनटी एक्ट में एक ही बंदा है और वो है उपायुक्त। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा उपायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139(2) के तहत खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। मान लीजिए कोई उपायुक्त कुछ भी अपना निर्णय सुनाया है तो उस निर्णय के विरुद्ध आपको जाना है तो आप कहाँ अपील करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। तो इसमें धारा याद रखिएगा 139 है और धारा 139(2) है। पहला है न्यायिक आयुक्त, दूसरा है उच्च न्यायालय और तीसरा है न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार, और लास्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो राज्य सरकार ने एक प्रावधान किया है उसमें है कि न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। ठीक है, ये राशि के अकॉर्डिंग जाएगा, या फिर न्यायिक आयुक्त के पास जाएगा या फिर उच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा। ठीक है, ये धारा 139 में लिखा हुआ है और 139 के 2 में भी लिखा हुआ है। वो रुपया के आधार पर होता है, 50 रुपये के नीचे और 50 रुपये के ऊपर। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद को ग्रहण नहीं करेगा जिस पर आवेदन 139 के अधीन उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो। ऐसे किसी आवेदन पर उपायुक्त का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, ये भी वहाँ पर प्रावधान किया हुआ है। 139 में अगर लिखा हुआ है तो कोई भी न्यायालय उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में किस धारा में यह प्रावधान है कि लगान की बकाया का राशि अधिकतम 6.25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जाएगा? मतलब लगान जो आपका आप जो चुकता नहीं करते हैं तो उसमें अगर ब्याज लगेगा तो वो 6.25% के हिसाब से लगेगा और साधारण ब्याज पे लगेगा। ये CNT एक्ट के किस धारा में लिखा हुआ है? यहाँ पर ऑप्शंस है धारा 58, धारा 57, धारा 59, धारा 46। तो लगान के बारे में जो प्रावधान है दोस्तों वो धारा 58 में है। ठीक है, धारा 58 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 58। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि CNT एक्ट 1908 की धारा 58 में यह प्रावधान है कि लगान की बकाया का अधिकतम राशि 6.25% वार्षिक दर के साधारण ब्याज पर प्रभावित किया जाएगा और इस धारा में लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज का प्रावधान है। यह देय तिथि को सूर्यास्त के पूर्व लगान का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। मतलब आपको शाम तक जो डेट है, जो दिनांक दिया हुआ है उसके शाम तक आपको सूर्यास्त के पूर्व पैसा जमा कर देना है। अगर नहीं जमा करेंगे तो आपको इतना % के हिसाब से साधारण ब्याज पे लगान का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट है पढ़ने का तरीका। तो मैं कोशिश तो कर रहा था PPT में, लेकिन PPT बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जा सकता है? कोई भी बंजर भूमि है उसको अगर बंदोबस्त कराना है राज्य सरकार को तो किस धारा के तहत कर सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। धारा है 63, धारा है 63 का क। देखिए, बंजर भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर है धारा 63 का ख और धारा है 64। इसमें जो टाइम होता है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितने समय के लिए बंजर भूमि का बंदोबस्ती कर सकते हैं, कितने समय बाद अगर उस भूमि का उपयोग रैयत द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वापस ले सकते हैं। इन सभी का प्रावधान जो है वो धारा वाइज किया हुआ है और आपको वहाँ पर सीखना है। तो इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर कर सकता है, वो है धारा 63 का क। धारा 63 का क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए बहुत साफ साफ लिख रहा है कि CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि काश्तकार को डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उपायुक्त के आदेश के सिवाय और कोई भी काश्तकारी को बेदखल नहीं कर सकता है। वो किस में लिखा हुआ है? धारा 66 है, धारा 67 है, धारा 66A है और धारा 68D है। तो इसका आंसर तो D है, ऑप्शन D, यानी कि धारा 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, CNT एक्ट की धारा 67 का के तहत किसी भूमि को कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल की कटाई के कितने वर्ष बाद तक लगान देय नहीं होगा? कोड़कर भूमि तो आप समझ रहे हैं, कोड़कर भूमि जिसको तैयार करते हैं यहाँ के सदान, ठीक है, तो उस भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई भूमि को कोड़कर में बदल दिए हम लोग, उसके बाद उसमें फसल जो भी है अपना उगा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर कृषि वर्ष शुरुआत हो चुका है, उसके बाद फसल की कटाई हो गई है, तो कितने वर्ष बाद तक लगान देय नहीं होगा? कोई नया कोड़कर भूमि जब बनाई गई है तब। तो इसमें 67 का क जो है, 67 का क, धारा 67 का क में ये प्रावधान था कि किसी भूमि को कोड़कर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान देय नहीं होगा। 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोड़कर भूमि पर लगान की दर गांव में तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर से अनधिक या रूढ़ी के अनुसार इस दर के आधे से अधिक भी नहीं होगा।
ठीक है, मतलब सबसे कम लगान उसको देना पड़ेगा, ये बात कही जा रही है वहाँ पर। या फिर उस गांव में सबसे कम जो भी लोग देते हैं अपना उसी के बराबर होगा या फिर उसके आधे होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष तक उसको कोई लगान नहीं देना पड़ेगा, कोड़कर भूमि जो बनाया है उसके बाद उसको देना पड़ेगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र, संपदा या भूधृति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश दे सकती है। यहाँ पर अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश कौन देगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था धारा 80 के आसपास, ठीक है, अध्याय 12 में अधिकार अभिलेख के बारे में लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पर व्याख्या में भी लिखा होगा, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी या किसी स्थानीय क्षेत्र, संपदा या भूधृति का सर्वेक्षण कराने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश दे सकती है। तो कौन देगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछिएगा, बोलिएगा यहाँ राज्य सरकार। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा क्या, राज्य सरकार, यही क्वेश्चन था, कौन देगा। तो इसका प्रावधान जो है वो किस में है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 12 में और धारा 80 के तहत है, ठीक है। धारा 80 और अध्याय 12 ये कहता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में संपदा या भूधृति है उसका सर्वेक्षण कराइए, उसका अधिकार अभिलेख तैयार कीजिए, ये हमारे किसी राजस्व अधिकारी को आदेश देगा, और कौन देगा, वो राज्य सरकार देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये सेशन को रखा है, और ऐसे ही अन्य चैप्टरों में मैं करता जाऊंगा, ठीक है। रूढ़ी के नियम, रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा। रूढ़ी के नियम एक चैप्टर ही है, आप सभी उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है। अब यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन है, जब तक यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, पहला ऑप्शन कहता है। ये देखिए करंट क्वेश्चन है, जब इसे सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया हो, जब इसे उस क्षेत्र के उपायुक्त द्वारा स्वीकार किया गया हो, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ क्या पूछ रहा है, रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा। तो ये सारे कंडीशंस वहाँ पर दिए हुए थे, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। जब तक यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, जब इसे सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया हो, जब इसे उस क्षेत्र के उपायुक्त द्वारा स्वीकार किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सभी कंडीशंस में हम लोग नहीं लगा सकते रूढ़ी के नियम, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कब लगा सकते हैं, इन सभी कंडीशंस में नहीं लगा सकते, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ओके। किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाली सभी मुकदमों, अपीलों और आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं, ठीक है। भारतीय परिसीमन अधिनियम की बात कर रही है कि इसका नियम जो है छोटा नागपुर प्रावधान में कब लागू किया जा सकता है। ये जेपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा विवाद भी था इसके आंसर में। पहले यहाँ तो बोल रहा है, पहला ऑप्शन है पूर्णतया लागू होता है, दूसरा है लागू होंगे जहाँ तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो, तीसरा ऑप्शन कहता है पूर्णतया लागू नहीं होते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है कि न्यायालयों के निर्णय से होते हैं। लेकिन भारतीय परिसीमन अधिनियम जब है और वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है किसी विशेष क्षेत्र के लिए है, तो ऐसे में क्या होगा, भारतीय परिसीमन अधिनियम तो उसमें लागू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आया था कि लागू होंगे जहाँ तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो। मतलब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में, सीएनटी में, अगर उसके किसी भी प्रावधान के उलट वो कुछ भी चीज़ नहीं कहता है तो ये सारे लागू यहाँ पर होंगे, यही बात उसमें कहा गया है, ठीक है।
ओके, देखिए इसका व्याख्या भी आप पढ़ लीजिए एक बार। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए स्क्रीन रख देता हूँ या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वाद के संबंध में कौन सी पदाधिकारी से स्थानीय जांच कराकर प्रतिवेदन ले सकेगा, ठीक है। किसी वाद के संबंध में कौन किसी पदाधिकारी से स्थानीय जांच कराकर प्रतिवेदन ले सकेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहला है आयुक्त, दूसरा है स्थानीय प्रशासन, तीसरा है राज्य सरकार, चौथा है उपायुक्त। तो किसी भी वाद के संबंध में जो है सबसे पहले जानकारी किसके पास होती है? उपायुक्त के पास होती है। तो आपको उपायुक्त से ही किसी भी प्रकार के स्थानीय जांच के बारे में आप प्रतिवेदन ले सकते हैं, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 40, CNT एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी डिक्री के निष्पादन में रैयत या दर रैयत को कारागार में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन और एक बार मैं पढ़ देता हूँ। CNT एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी डिक्री के निष्पादन में रैयत या दर रैयत को कारागार में नियुक्त नहीं किया जाएगा, मतलब कारागार में उसको नहीं डालेंगे, है ना। तो यह है धारा 180, धारा 181, धारा 186 और धारा 186 का क। तो धारा 186 का क था, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी डिक्री के निष्पादन में रैयत या दर रैयत को कारागार में नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उसके दखल घर अथवा अन्य भवन, उनकी सामग्रियों तथा उनसे लगे और उपभोग के लिए आवश्यक भूमि की बिक्री नहीं की जा सकेगी, ठीक है। ये था धारा 186 का क में लिखा हुआ। ये सब ऐसे अधिकार हैं जो किसी रैयत को प्रदान किए गए थे ताकि उसकी ज़मीनों की रक्षा हो सके, उसकी संपत्ति की रक्षा हो सके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? कौन बंदा है जो भूमि के लगान में परिवर्तन कर सकता है और नहीं कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है जिला उपायुक्त, दूसरा है राजस्व अधिकारी, तीसरा है आयुक्त और चौथा है अंचलाधिकारी। ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान है लगान के बढ़ाने और घटाने के, लेकिन अगर किसी को परिवर्तन करना है तो एकमात्र जो अधिकारी है वो कौन है? जिला आयुक्त, उपायुक्त है। उपायुक्त के बारे में ये तो वही जिला उपायुक्त का बात हो रहा है यहाँ पर। जिला उपायुक्त के बाद के पास है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं कब लगान में परिवर्तन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और कौन आदेश दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो परिवर्तन का बात कर रहा है, तो जिला उपायुक्त के पास इसका अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, CNT एक्ट के अंतर्गत लगान का भुगतान किया जाता है कृषि वर्ष के अंत में, पहला ऑप्शन, दूसरा कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन में, चौथा कृषि वर्ष के 6 माह के अंत में और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर इसका टिक करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन में आपको लगान का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। कृषि वर्ष का तिमाही आ गया, उसके अंतिम दिन आपको लगान का भुगतान कर देना पड़ता है, नहीं तो 6.25% के साधारण ब्याज पे आपको क्या देना पड़ता है? आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। CNT एक्ट 1908 की किस धारा के तहत मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित करता है? अंतरण मतलब हस्तांतरण, यानी कि बिक्री, यानी कि बिचाई किसी भी ज़मीन का, और लेकिन उसमें क्या है? स्पेशल है मुंडारी खुटकटीदारी, यानी कि मुंडाओं के द्वारा तैयार की गई जो भूमि है उसका अंतरण पे प्रतिबंध कौन सा धारा लगाता है? धारा 235, धारा 238, धारा 239, धारा 240। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? धारा 240 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी के अंतरण पे जो प्रतिबंध लगाता है वो धारा 240 लगाता है, धारा 240 लगाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 43 तक। अब आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अब आगे है, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में कौन सही सम्मिलित है? ठीक है, आजकल ये ट्रेंड चला है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। धारा 17 क्या कहता है, धारा 33 का क क्या कहता है, धारा 46 क्या कहता है, धारा 47 क्या कहता है। ठीक है, तो इसको आप अगर मिलाइएगा, धारा 17 में लिखा हुआ है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दिया गया है। धारा 33 में रैयत की बेदखली दिया गया है। ठीक है, धारा 46 में रैयत का पट्टे का हकदार होना दिया है। धारा 47 भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध लगाना दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो तो धारा 17 है। बाद बाकी धाराओं के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पीछे भी किया है और एक एक क्वेश्चन भी करके दिया है, आप उसको वहाँ जाके पुनः देख सकते हैं कौन सा धारा में क्या लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम का खाका एक अंग्रेज जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था, मतलब ब्लू प्रिंट का बात कर रहा है, ऑब्वियस बात है, ब्लू प्रिंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ब्लू प्रिंट जो है आप सभी को पता है जॉन एच हॉफमैन ने ही तैयार किया था। दूसरा, यह अधिनियम बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बताया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और दो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है और करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है कुड से भी, यानी कि जो ऑप्शंस दिया हुआ है वहाँ से भी छांट सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है आपको तो। लगान भुगतान की रीतियाँ जो धारा 53 में लिखा गया है। ठीक है, फिर बंजर भूमि का बंदोबस्त जो है पट्टे पर किया जाएगा, धारा 63 का क, अभी एक क्वेश्चन भी बताया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 63 का क में। ठीक है, बंजर भूमि का बंदोबस्त 63 का क। कोड़कर में अधिभोगाधिकार, कोड़कर है भूमि, उस पर अधिभोगाधिकार है। भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि जो कि धारा 118 वर्णन करता है, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि धारा 118 वर्णन करता है। तो यहाँ पर आपको मिलाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहले ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला ऑप्शन में देता है लगान भुगतान की रीतियाँ, धारा 153 जो है वो कौन से अध्याय से रिलेट करता है, और मैंने अध्यायवार जो है पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से आपको वहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका देख लीजिए आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लगान की भुगतान की रीतियाँ जो है अध्याय 9 में लिखा हुआ है। बंजर भूमि की बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना, ये आपका 9 का क में लिखा हुआ है। ठीक है, 9 का क अध्याय जो है वो इसी पे है, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना, धारा 63 का क, इसमें बहुत ज़्यादा धाराएं भी नहीं था। फिर है कोड़कर में अधिभोगाधिकार जो है वो अध्याय 10 में लिखा गया है, और भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि के बारे में जो धारा 118 कहता है वो अध्याय 14 कहता है। ठीक है, तो मैंने एक सीरीज में बताया था कि अध्याय में कौन कौन से धाराएं हैं, वो 2-3 बार आप लिखिएगा तो याद हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, धारा 47 क्वेश्चन नंबर 47, और इसमें भी कथन दिया हुआ है, उसमें आपको चूज़ करना है। यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया, ठीक है, तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगर समय आपने चेंज नहीं किया है तो लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये बात कह रहा है। दूसरा है भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। क्लियर?
तो यहाँ पर देखिए, ये तो बिल्कुल सही कथन है ना। यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही लिखा हुआ है। दूसरा है भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान अगर आपको बढ़ाना या घटाना है तो वो उपायुक्त के पास जो आवेदन होता है उसी के प्रतिवेदन के अनुसार दिया जाएगा, और नहीं तो राजस्व अधिकारी के पास होगा, उसका जो आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। यही लिखा हुआ है और दोनों ही सही है, ठीक है। और आर जो है ये लगान के बारे में ही बात कर रहा है ना, तो आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा धारा क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। मैं आप सभी के लिए इसी तरीके से पूरा जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है इसी बुक से पढ़ाऊँगा और पूरा बताऊँगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने इस बुक को मैंने देखा है और बहुत अच्छे से देखा है। इसमें देखा है कि सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी लाजवाब है, ठीक है। जो क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें मैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में बताऊंगा और इसके सारे प्रश्नों को मैं ले लूँगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।